नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 18 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोग टॉपिक वाइज यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आने वाले किसी भी शिफ्ट में अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी से जो आपके प्रश्न ग्रुप डी में आज पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन बीजाणु निर्माण यानी कि स्पोर फार्मेशन के द्वारा प्रजनन करता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। आप सभी को पता होना चाहिए कि म्यूकर हो गया, मांस हो गया, फर्न है या फिर जो आपका राइजोपस है। राइजोपस और म्यूकर ये हमारे कवक के ही प्रकार हैं। तो इन सभी के द्वारा बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक प्रजनन के टोटल 7 तरीके होते हैं और यहाँ से ग्रुप डी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, विखंडन हो गया। विखंडन की बात करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक हमारा द्विविखंडन होता है, तो इसके जरिए पैरामीशियम और अमीबा प्रजनन करता है। एक होता है हमारा बहुविखंडन, इसके जरिए प्लाज्मोडियम प्रजनन करता है। इसके बाद में अगर हम लोग मुकुलन की बात करते हैं यानी कि बडिंग की बात करें तो ईस्ट और हाइड्रा के द्वारा मुकुलन के जरिए प्रजनन किया जाता है। पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन की बात करें तो प्लानेरिया हो गया और हाइड्रा हो गया, ये दोनों आपके पुनर्जनन के द्वारा प्रजनन करते हैं। फिर बात करते हैं खंडन की यानी कि फ्रेगमेंटेशन की। तो जो स्पायरोगोइरा होता है इसके द्वारा खंडन की प्रक्रिया से प्रजनन किया जाता है। आखिरी में बात करेंगे कायिक प्रवर्धन की। तो आलू, प्याज, केला ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपके बीजाणु निर्माण के द्वारा कायिक प्रवर्धन के द्वारा प्रजनन करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पौधे ऑक्सीजन किस समय उत्सर्जित करते हैं। तो देखिए, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है तो उसी समय वो आपके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और मुख्य रूप से दिन के समय जब आपकी धूप होती है तो उस समय पौधे ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। कल इसका इक्वेशन भी पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है और इसके जरिए आपका ऑक्सीजन यहाँ पर बनता है। अगला प्रश्न बायोलॉजी से आया था। एक आपको डायग्राम दिया गया था और उस डायग्राम के माध्यम से जो फ्लोएम होता है जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है पौधों में, उसकी दिशा को बताना था। तो अगर हम लोग फ्लोएम की बात करते हैं तो ये आपका द्विदिशागामी होता है, जबकि जाइलम की बात करें तो ये आपका होता है ऊर्ध्वगामी। अब इसका मतलब है क्या? देखिए, आपके सामने यहाँ पर फ्लोएम है और यहाँ पर आपका है जाइलम। जाइलम के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि जाइलम का मुख्य रूप से काम होता है कि जो आपके पौधों को पानी या फिर खनिज पदार्थ दिया जाता है उस पानी या खनिज पदार्थ को लेकर के ये जाता है ऊपर। तो इसीलिए ये आपका ऊर्ध्वगामी होता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोएम की तो फ्लोएम मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन को आपके पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फ्लोएम की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका नीचे की ओर भी चलता है और ये आपका ऊपर भी चलता है, यानी कि ये द्विदिशागामी होता है। अगला प्रश्न बायोलॉजी से पूछा गया। आपके सामने ब्रेन का डायग्राम दिया गया था और उस डायग्राम में कुछ नंबरिंग थी। उस नंबरिंग के हिसाब से आपको स्पाइनल कॉर्ड को पहचानना था। तो सिंपल सा ही प्रश्न था। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे ब्रेन का डायग्राम है जिसमें आपको थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन स्टेम जैसे कि मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला देखने को मिलेगा। और ये जो आपके सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ये निकला हुआ हिस्सा, इसी को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। बाकी सेरेबलम यहाँ पर हो गया। जो सेरेबलर कॉर्टेक्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगा और कॉर्पस कॉरेसम की बात करें तो वो आपको पिंक कलर में देखने को मिलेगा।
अब आपके जो आगे के प्रश्न थे वो हमारे फिजिक्स वाले सेक्शन से पूछे गए थे। पहला प्रश्न था कि किसी प्रतिरोध की लंबाई को 3 गुना व क्षेत्रफल को अगर आधा कर दिया जाता है तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। कल मैंने आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताया था कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रेजिस्टिविटी आपके पदार्थ की लंबाई और उस पदार्थ का एरिया क्या है। तो इसी फार्मूले का आप लोग यूज करेंगे। सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए रो हमारा एज इट इज रहेगा, यल की जगह पर हमने 3L कर दिया और एरिया को हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में ऊपर जो आपका 2 है, नीचे जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 6। यानी कि जो आपके पदार्थ का नया रेजिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा 6R। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि एसी जनरेटर किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर होता है ये आपके फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है इस नियम के ऊपर कार्य करता है। तो सिंपल सा ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आया था फिजिक्स से ही कि चुंबकीय रेखा के संबंध में क्या सही नहीं है। तो कल आपके तीसरी शिफ्ट में भी यहाँ से प्रश्न आया था। चुंबकीय रेखाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक मैग्नेट है। मैग्नेट में इस साइड नॉर्थ पोल है, इस साइड आपको मिलेगा साउथ पोल। मैग्नेट के अगर हम लोग बाहर की बात करते हैं तो जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं ये रेखाएं आपके नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग मैग्नेट के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर जो चुंबकीय रेखाएं हैं ये आपके साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपके पोल पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पोल के पास में ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं ये आपकी काफ़ी सघन होती हैं। तो जहाँ चुंबकीय रेखाओं की सघनता जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ज़्यादा होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे मैग्नेट की ये जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं ये आपस में कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा और आज वाले सवाल में यही पॉइंट आपका सही था। अगला प्रश्न फिजिक्स से आया कि उत्तल लेंस के लिए अगर कोई इमेज फोकस पर बन रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अच्छा हाँ, तो ध्यान रखिएगा अगर फोकस के ऊपर रखा गया है कोई भी वस्तु तो प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस में हमारे 2 फोकस होते हैं। तो अगर आपकी वस्तु 2f1 के ऊपर है तो जो इमेज है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगी, 2f2 के ऊपर बनेगी। और अगर आपकी ये जो वस्तु है ये f1 के ऊपर रखी है तो इमेज आपकी वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और अनंत के ऊपर बनेगी। तो इसके ऊपर कल सुबह मैं आपको एक क्लास दे दूंगा जिसमें आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाएंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश की एक किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है। यानी कि जैसे ये आपका हो गया तो किरण आ रही है ऐसे 45 डिग्री पर, उसके बाद में ये आपकी अपवर्तन के बाद में 30 डिग्री का कोण यहाँ से बना रही है। तो आपको मीडियम का अपवर्तनांक बताना था। तो सिंपल सा फार्मूला है n1 sin थीटा इक्वल टू n2 sin थीटा 2, या फिर आप a1 a2 भी कर सकते हैं। इस फार्मूले का आप लोग यूज़ करेंगे, sin 45 डिवाइडेड बाई sin 30 करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आएगी 1.41। क्या हो जाएगी 1.41 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो सिंपल सा प्रश्न है। एक अश्व शक्ति की बात करते हैं तो ये हमारे 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अवतल लेंस द्वारा जो इमेज है वो आपका कैसा बनता है। तो अवतल लेंस की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें आपका जो इमेज है वह एक ही प्रकार का बनता है। तो आसान है इसको याद रखना। इसमें जो इमेज है वो आपका आभासी, छोटा, सीधा F2 और O के बीच में बनेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके सामने अवतल लेंस है। आपका जो ऑब्जेक्ट है ये हमने 2F2 के बीच में रखा हुआ है और जो हमारी इमेज बन रही है वो आपकी F2 और O के बीच में बन रही है। चाहे आप लोग लेंस के पास आइए या लेंस से दूर जाइए, सारी स्थितियों में जो इमेज है वो आपकी आभासी, छोटा और ये आपका सीधा बनेगा। फिर एक प्रश्न देखिए रेजिस्टेंस से आया था
कि 3 ओम के आपके पास में 3 रेजिस्टेंस हैं जिनको आपने एक त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा हुआ है, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस है उसे आपको ज्ञात करना था। तो देखिए इस स्थिति में क्या किया जाता है कि ये जो हमारे ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस हैं इनको हम लोग मानते हैं श्रेणी में ये जुड़े हैं, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। कितना होगा? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 6। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग ऐसे मान लेंगे कि ये ऊपर 6 है और नीचे 3 है, ये आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आप लोग 1/r 1/r डैश प्लस 1/r3 से निकालेंगे। यहाँ से 1/3 प्लस 1/6 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा 2 ओम देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब कोई वस्तु लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? ध्यान रखिएगा, जब आपके फोकस पर इमेज बन रहा है तो उस स्थिति में जो वस्तु है वो आपकी होगी अनंत पर। पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ही जो इमेज है वो आपके फोकस पर बनाया जाता है। तो अगर कोई वस्तु इस प्रकार से अनंत पर रखी हुई है, वहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो सारे किरणें आपके फोकस पर कन्वर्ज करेंगी, यानी कि जो हमारा इमेज है वो आपके फोकस के ऊपर यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री से भी काफ़ी प्रश्न आए थे। एक प्रश्न आया था कि डोबेराइनर महोदय का जो त्रिक नियम है ये किस पर आधारित था? 2 प्रश्न आए थे डोबेराइनर के त्रिक नियम से। तो डोबेराइनर का जो त्रिक का नियम है ये हमारे एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था या एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। मैंने आपको बताया था कि डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है, उसके बाद में न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है, या फिर मेंडलीव महोदय के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, इन सभी की जो पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर ही आधारित थी। वहीं पर अगर हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं जो कि हेनरी मोजले ने 1913 में बनाया था, ये आपके परमाणु क्रमांक के ऊपर बेस था। तो डोबेराइनर महोदय के द्वारा जो आपके एलिमेंट थे उनको 3-3 के समूह में रखा गया था, इसीलिए इसे हम लोग त्रिक का सिद्धांत कहते हैं। ये पीरियोडिक मतलब ये जो टेबल थी वो परमाणु भार के ऊपर आधारित थी। जो भी यहाँ पर 3 एलिमेंट समूह में रखे गए थे उनकी स्थिति ऐसी थी कि अगर आप लोग पहले और तीसरे एलिमेंट के परमाणु वेट को ऐड करके उसे डिवाइड करेंगे तो जो आपके बीच में एलिमेंट है उसका परमाणु द्रव्यमान आपको प्राप्त होगा। तो इसी के ऊपर डोबेराइनर महोदय के द्वारा अपने त्रिक का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न भी केमिस्ट्री से ही आया है, ये भी आपके कल तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। कहा गया है कि दिए गए तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक अभिक्रियाशील या फिर रिएक्टिविटी वाला तत्व है? तो अगर आपको रिएक्टिविटी टेबल अच्छे से याद है तो आसानी से आप लोग इसे कर सकते थे। ऑप्शन में एल्यूमिनियम था, पारा था, कैल्शियम था और मैग्नीशियम था। तो यहाँ पर कैल्शियम हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सोडियम दूसरे स्थान पर, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, पारा, सिल्वर, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी है वो आपके गोल्ड यानी कि सोने की होती है। अगला प्रश्न पूछा गया केमिस्ट्री से ही कि कौन सा हेक्सेन का संभावित श्रृंखला समावयवी नहीं है? अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा टिपिकल प्रश्न है, जिसने बहुत ही अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसी को इसके बारे में पता होगा। देखिए जब हम लोग समावयवी की बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है आइसोमर। आइसोमर क्या होता है? देखिए आपके पास में मान लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फार्मूला होता है, और जब आप लोग इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाएंगे तो आपको अलग अलग स्थान पे हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हुए मिलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर जो हमारा एल्किल समूह है इसकी स्थिति को बदलते रहते हैं तो उस स्थिति में ये जो आपका कंपाउंड है ये अलग गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो हेक्सेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके टोटल आपको 5 आइसोमर देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न शायद पिछले बार भी आया था 2018 में। तो हेक्सेन हो गया, उसके बाद में 2 मेथिल पेंटेन हो गया, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 डाई एथिल ब्यूटेन है, 3 मेथिल पेंटेन है। तो ये इसके 5 आइसोमर हैं। ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं
और आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो इनको प्रणाम करिए और आराम से बढ़ जाइए आगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन इसे हम लोग कहते हैं। वहीं पर अगर आपका ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसे हम लोग अपचयन के नाम से जानते हैं। फिर एक आया था सुमेलित करने के लिए, यानी कि एक तरफ आपको कंपाउंड दिया गया था, दूसरी तरफ वो किस प्रकार का इंडिकेटर है ये आपसे पूछा गया था। तो मेथिल ऑरेंज की बात करें तो ये हमारा एसिड बेस इंडिकेटर है। लौंग, प्याज या फिर वनीला की बात करें तो ये आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं, यानी कि घ्राण संवेदी हैं। चीनी गुलाब की बात करें यानी कि चाइनीज रोज की बात करें, हल्दी की बात करें तो ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। अब जो आपका प्रश्न था उस हिसाब से आप इसे करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है? वैसे ये मैंने आपको कल भी कराया था। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो उस स्थिति में जो क्लोरीन गैस है वो आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगी और उसके परिणाम स्वरूप बनता है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुझा हुआ चूना है, ये क्लोरीन गैस है और यहाँ पर आपका बन रहा है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न पूछा गया कि सहसंयोजी यौगिकों की प्रकृति जो है वो आपकी कैसी होती है? तो सहसंयोजी यौगिकों की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन को साझा करके अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं, यानी कि उनका मुख्य रूप से जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पर आधारित है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अब बात करेंगे करंट अफेयर से जो आज हमारे प्रश्न पूछे गए थे। तो एक प्रश्न आया था कि पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसे हराकर खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने हराया था ध्रुव सीतावाला को। किसे? ध्रुव सीतावाला को हरा करके इन्होंने खिताब जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार औसत वार्षिक वन कवर प्राप्ति में भारत विश्व में किस स्थान पर है? दरअसल इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि किस देश ने 2010 से 2020 के बीच में अपने देश में सबसे ज़्यादा वन कवर को बढ़ाया है। तो इस सूची में हमारा जो भारत देश है वो आपका तीसरे स्थान पर रहा था। अगर हम लोग दुनिया के शीर्ष 10 देशों की बात करते हैं तो उनका टोटल परसेंटेज विश्व के वन आवरण में 66% था। पहले स्थान पर ब्राज़ील है 59% के साथ, दूसरे पर पेरू था और तीसरे पर था हमारा देश भारत। हमारे यहाँ पर एक वन सर्वे रिपोर्ट भी आती है और उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वन कवर है ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए प्रतिशत में तो ये आपको मिजोरम राज्य में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जो विकास दर है ये 9% और 2023 में 7.1% अनुमानित किया गया? तो ये अनुमानित किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये प्रोजेक्शन किया गया। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया गया? तो ये जो पोर्टल है ये उड़ीसा राज्य के सीएम ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि 2022 में पेटीएम मनी के द्वारा प्रस्तुत भारत का जो पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर है इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैसेंजर पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है इस मैसेंजर का नाम है पॉप्स। क्या नाम है? इस मैसेंजर का नाम पॉप्स यहाँ पर रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन विधेयक किसने प्रस्तुत किया है? तो वैसे ये जो हमारा विधेयक मतलब अधिनियम था ये 2005 में भारतीय संसद ने पारित किया था। 2022 में इसमें एक संशोधन किया गया और ये जो विधेयक है ये प्रस्तुत किया था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने, जो कि गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पिछले साल जो अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है इसमें लंबी कूद में किसने रजत पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो रजत पदक है ये जीता है शैलेश सिंह ने और ये पहली भारतीय एथलीट बनी हैं जिन्होंने आपके लंबी कूद में भारत को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई मेडल दिलाया है। अब बात करेंगे
जो प्रश्न हमारे स्टैटिक जीके वाले सेक्शन से पूछे गए थे। तो एक सिंपल सा प्रश्न आया था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनके द्वारा 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है। ये मैंने आपको एमटीएस में काफ़ी बार कराया था। अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, तो जिसमें जीवन नहीं है वो सारे आपके अजैविक होते हैं। चाहे हम लोग बात करें प्रकाश की, वर्षा की, तापमान की, आर्द्रता की, मिट्टी की, अक्षांश की, ऊंचाई की, तो ये सारे हमारे अजैविक घटक होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बच्चों को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है। तो अगर हम लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये जो शिक्षा है वो जागरूकता के लिए दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आपको पता ही होगा। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें आपको कितनी भाषाएं देखने को मिलेंगी, तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें टोटल आपकी 14 भाषाएं थीं। समय समय पर इसमें आपकी अलग अलग भाषाएं जोड़ी जा चुकी हैं। आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम 92वें संविधान संशोधन के जरिए 2003 में संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा को आपके 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये भैया बहुत आता है। तो मूल कर्तव्य की बात करें तो ये आपको अनुच्छेद 51A में देखने को मिलेगा। भाग की बात करें तो भाग 4A में है। ये हमने सोवियत संघ से लिया हुआ है और 42वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो ये जो कार्यक्रम है वर्ष 2005 में उस समय के जो हमारे पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और उस समय आपके देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन मिल सके, इसी के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं होता है। तो अगर हम लोग फाइनेंस बजट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो क्रेडिट कंट्रोल है वो आपके वित्त बजट में नहीं होता है। बाकी इसको आप लोग ऑप्शन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस विश्व स्तर पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम की रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में संभवतः, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 44 या 45 है, उस समय इसकी स्थापना हुई थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि गीता गोपीनाथ इसकी पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी थी। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। तो पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है। आपको पता होना चाहिए कि 1992 में ये संशोधन किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके साथ साथ संविधान में 16 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। फिर एक प्रश्न था कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट का जब गठन हुआ था तो उस समय कुल न्यायाधीश कितने थे। आपको ध्यान रखना है कि कुल न्यायाधीश की संख्या 8 थी, लेकिन अगर हम लोग मुख्य न्यायाधीश को हटा करके बात करें तो इनकी संख्या आपकी हो जाएगी टोटल 7। वहीं पर 2019 में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और अब यहाँ पर टोटल आपको 34 न्यायाधीश देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके 33 न्यायाधीश हैं। एक हमारे हैं भारत के चीफ जस्टिस यू ललित, अभी आपके भारत के नए चीफ जस्टिस भी बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में कितने राज्य शामिल हैं। तो आपके महिलाओं और बच्चों के लिए यह एक टीकाकरण की योजना है। फरवरी 2022 में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया है और ये आपके टोटल 11 राज्यों में चलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरा होने पर लोगो व स्मारक जारी किया गया। तो ये भी वैसे करंट अफेयर का ही प्रश्न है, तो ये हमारा हो जाएगा इजराइल। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि ये जो लोगो था इस लोगो में आपके किस प्रकार का चिन्ह था। एक इजराइल का था, एक भारत का था, तो दोनों चिन्ह के नाम आपको नीचे कमेंट में बताने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया स्टैटिक जीके से
कि तमिलनाडु में पोंगल का जो त्यौहार है ये किस भगवान को समर्पित है। तो पोंगल के त्यौहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके भगवान सूर्य को डेडिकेटेड एक फेस्टिवल है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो हैं ये किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन हैं ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो आपके सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। वैसे हमारे भारत के जो भी तटीय राज्य हैं वहाँ पर आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपके वन होते हैं मुख्य रूप से खारे पानी में ही पैदा होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में किसका योगदान था। तो हमारे राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भूतापीय पावर प्लांट किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो वैसे हमारे भारत में आपको टोटल 6 भूतापीय पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। प्रश्न में जो आपके ऑप्शन दिया गया था उसमें मणिकरण भूतापीय पावर प्लांट का नाम था, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा और इसकी क्षमता टोटल 5 मेगावाट है। इसके अलावा हमारे भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के प्यूगा में, जम्मू कश्मीर में जो आपका चुम्माथांग है, गुजरात में जो आपका कैम्बे ग्रेबन है, झारखंड में जो सूरज कुंड है, छत्तीसगढ़ में जो तातापानी है, यहाँ पर भी आपको जियोथर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से 18 अगस्त को पहली शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।